हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने निकल कैडमियम सेल या निकल कैडमियम बैटरी के बारे में देखा था। आज का हमारा वीडियो बेसिकली सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, मेंटेनेंस ऑफ लेड एसिड बैटरी इत्यादि के बारे में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। अब ये सिल्वर ऑक्साइड बैटरी है क्या बेसिकली? तो सिल्वर ऑक्साइड एक प्राइमरी सेल है जिसका एनर्जी टू वेट रेशियो बहुत अधिक होता है। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड कैसा है? एक प्राइमरी सेल है और इसका एनर्जी टू वेट रेशियो बहुत अधिक है। सिल्वर ऑक्साइड सेल बटन की तरह छोटे आकार में होते हैं, ठीक है, जिनसे सिल्वर का उपयोग काफ़ी कम होता है और इसकी कीमत को बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर सकता। चूँकि जो सिल्वर ऑक्साइड सेल हैं, ठीक है, ये आकार में छोटे होते हैं, तो इनकी जो कवरिंग की जाती है सिल्वर से, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में सिल्वर का उपयोग नहीं होता और इससे इनकी कीमत को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है। ठीक है, अकेले जापान में सभी प्राथमिक सेलों में 20% अकेले सिल्वर ऑक्साइड सेल की बिक्री होती है। ठीक है, जापान में मैक्सेल पहली कंपनी है जिसने सफलतापूर्वक सिल्वर ऑक्साइड सेल का निर्माण किया। ठीक है, जापान में मैक्सेल नामक कंपनी थी जिसने सबसे पहले सिल्वर ऑक्साइड सेल का निर्माण किया था। ठीक है, अब इसकी प्रिंसिपल्स क्या हैं, कार्य की कैसे कैसे काम करते हैं, ये देख लेना है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मेंशन्ड है। तो चूँकि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी बटन टाइप की होती है, ठीक है, इसमें जो सिल्वर ऑक्साइड यानी Ag2O जो पोर्शन है ये पॉजिटिव सिरा यानी एनोड का काम करती है और इसके अंतर्गत जो पोर्शन होता है, जो भरा होता है जिंक, वो ऋणात्मक सिरा यानी कि कैथोड का कार्य करता है। ठीक है, तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH जो कि W टाइप कहा जाता है, अथवा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसे HW टाइप कहा जाता है। ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। ठीक है, तो सिल्वर ऑक्साइड के अंतर्गत एनोड यानी धनात्मक सिरे का कार्य कौन करता है? सिल्वर ऑक्साइड। और कैथोड यानी ऋणात्मक सिरे का कार्य कौन करता है? तो वो है जिंक। और इसमें दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जिससे एक होता है W टाइप जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है और दूसरा होता है HW टाइप जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। ठीक है, बैटरी में अभिक्रिया यानी रिएक्शन किस प्रकार होती है? तो जो एनोड है हमारा यानी Ag2O, ये वाटर और इसके साथ क्रिया करेगा, तो दो इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के यहाँ 2Ag प्लस 2OH में कन्वर्ट होंगे। इस प्रकार कैथोड पे रिएक्शन हो जाएगा Zn प्लस 2OH और ये ZnO यानी जिंक ऑक्साइड वाटर और दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। तो जो ओवरऑल इनकी रिएक्शन होगी कैथोड और एनोड दोनों मिलाकर, तो क्या होगा कि जो हमारा जिंक Ag2O है यानी सिल्वर ऑक्साइड, ये जिंक के साथ क्रिया करके सिल्वर और जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सिल्वर ऑक्साइड बैटरी जो है हमारी, ये प्राइमरी सेल के अंतर्गत आती है और इसका जो मैक्सिमम प्रचलन है यानी उपयोग है वो जापान में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ की मैक्सेल नामक कंपनी ने इसे सबसे पहले प्रचलन में लाया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास उपयोग यानी इनके यूजेज कहाँ कहाँ करते हैं। तो आप जानते हैं जो कैलकुलेटर्स होते हैं, इसे संगणक कहते हैं, इनमें इनका उपयोग किया जा सकता है। फिल्म कैमराज यानी जो शूटिंग के कैमरे होते हैं उसमें कर सकते हैं। वॉचेज, घड़ियों में आपने देखा होगा वो जो सफ़ेद सफ़ेद से छोटे छोटे से सेल्स होते हैं, बिल्कुल छोटे बटन के आकार के, वही हैं हमारे सिल्वर ऑक्साइड सेल्स। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट्स में इनका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो मापन उपकरण है वहाँ भी ये उपयोग अपना पाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है, सेंसर इत्यादि में भी सिल्वर ऑक्साइड सेल का उपयोग बड़े आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी बात सिल्वर ऑक्साइड की। इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देखना है। आपसे अगर वाइवा में पूछा जा सकता है
कि सिल्वर ऑक्साइड किस प्रकार का सेल है, प्राइमरी सेल या सेकेंडरी सेल। तो आप कह देंगे कि ये प्राइमरी सेल के अंतर्गत आता है और इसमें जो इसकी बाहरी परत यानी चमकीली जो बाहरी परत है यही एनोड का काम करती है, सिल्वर ऑक्साइड से बनी होती है। ठीक है, तो ये रही हमारी सिल्वर ऑक्साइड सेल और इसके बारे में आपने देखा इसका उपयोग कहाँ करते हैं, सबसे पहले किस देश में बना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वह है एफिशिएंसी ऑफ बैटरी यानी बैटरी की दक्षता। ठीक है, इससे एक आध क्वेश्चन भी आ सकते हैं न्यूमेरिकल के लिए। तो दक्षता यानी एफिशिएंसी अगर कहें तो इसका जो सर्वमान्य जर्नल फार्मूला होता है दक्षता प्राप्त करने का वो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, यानी एफिशिएंसी का जो जर्नल फार्मूला है एफिशिएंसी इसका जर्नल फार्मूला तो ये हो जाएगा। एफिशिएंसी को बेसिकली हम एप्सिलॉन से लिख देते हैं। ठीक है, और ये बराबर हो जाता है किसके, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो ये एक सर्वमान्य जनरल फार्मूला है, इसका उपयोग करके किसी की हम एनालिसिस कर सकते हैं, उसकी दक्षता जान सकते हैं, यानी कितना इनपुट देने के पश्चात हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, इसी का रेशियो क्या कहलाता है, एफिशिएंसी। ठीक है, तो बैटरी में हमारे 2-3 प्रकार की दक्षताएं हैं जो हमें देख लेना है। सबसे पहला है बैटरी के अंतर्गत निवेश के अनुपात को, बैटरी के निर्गत तथा निवेश के अनुपात को, यानी बैटरी का जो आउटपुट है अर्थात जो हमें आउटपुट वोल्टेज के रूप में मिल रहा है और जो इनपुट दे रहे हैं चार्जिंग के रूप में, इसी के अनुपात को क्या कह देते हैं, दक्षता। और इसे प्रतीकात्मक अक्षर नीटा, बेसिकली इसे नीटा से लिखते हैं। हाँ, ये जो एप्सिलॉन था इसको हम फिल्म्स में यूज करते हैं और वहाँ पर ये एफिशिएंसी के रूप में ना होकर के कंपैरिजन के लिए आता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन हम जब आईसी इंजन आप देखेंगे तो वहाँ फिल्म्स का जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो वहाँ हमारी तुलना के लिए आती है, वहाँ एप्सिलॉन यूज किया जाता है। इन जनरल अगर बात करें तो एफिशिएंसी के लिए नीटा टर्म का उपयोग किया जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है, एफिशिएंसी नीटा। ठीक है, तो जो बैटरी की दक्षता है एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगा, बैटरी का निर्गत यानी आउटपुट अपन बैटरी का इनपुट, तो ये बैटरी की परसेंटेज दक्षता आ जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बैटरी की दक्षता के प्रारूप तथा उनका संबंध। तो बैटरी की जो दक्षता है मेनली 2 प्रकार की है, एक है एम्पियर आवर दक्षता और दूसरी है वाट आवर दक्षता। एम्पियर आवर दक्षता क्या है, तो एम्पियर आवर दक्षता बैटरी के विसर्जित एम्पियर आवर यानी जो डिस्चार्ज हो गए हैं तथा आवेशित एम्पियर आवर यानी आवेश करने में जो लग रहा है, इसके अनुपात को क्वांटिटी एफिशिएंसी या एम्पियर आवर दक्षता कह देते हैं। ठीक है, यह विद्युत की मात्रा यानी Q=IT संबंधी दक्षता दिखाता है। इनमें बैटरी की वोल्टता पर विचार नहीं करते, यानी वोल्टेज की हम बात नहीं करते। ठीक है, इसमें आवेश की बात की जाती है, आवेश मात्रा। तो जो प्रतिशत एम्पियर आवर दक्षता है वो क्या आ जाएगी, विसर्जित एम्पियर आवर यानी डिस्चार्जिंग एम्पियर आवर अपॉन आवेशित एम्पियर आवर यानी कि चार्जिंग एम्पियर आवर। तो इस प्रकार से ये हमारे पास पहली एफिशिएंसी आ जाएगी। और इसके लिए क्या करेंगे, विसर्जित धारा गुणा समय। ठीक है, अपन आवेशित धारा गुणा समय, और इस प्रकार से हम परसेंटेज एम्पियर आवर एफिशिएंसी निकाल लेंगे। परसेंटेज एम्पियर आवर एफिशिएंसी ID यानी डिस्चार्ज करंट इनटू डिस्चार्ज टाइम TD अपॉन चार्जिंग करंट IC इंटू चार्जिंग टाइम TC। ये जनरली 90 to 95% होती है। ठीक है, जो एम्पियर आवर एफिशिएंसी है ये 90 to 95% के आसपास होती है। अब दूसरा है वाट आवर दक्षता। तो कहते हैं वाट आवर दक्षता में, अब चूँकि एम्पियर आवर में हमने एम्पियर देखा था, यानी कितना टाइम हमारा करंट डिस्चार्ज हुआ, कितने टाइम में हमारा ये बैटरी चार्ज हुई, तो इसी के अनुपात को एम्पियर आवर कह दिया था। चूँकि यह वाट आवर है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ हम
वाट आवर के अनुपात को देखेंगे और इसे कहा जाएगा एनर्जी इफिशियंसी। ठीक है, जैसे एम्पेयर आवर को क्या कहा था, क्वांटिटी इफिशियंसी, ये हो जाएगा एनर्जी इफिशियंसी, या फिर से वाट आवर दक्षता कह देते हैं। ये विद्युत की ऊर्जा संबंधी दक्षता दिखाता है, यानी और जो एम्पेयर आवर था वो आवेश संबंधी दक्षता दिखाता था। इसमें बैटरी की वोल्टता पर विचार इसमें भी नहीं किया जाएगा। तो हमारे पास यहाँ इफिशियंसी आ जाएगी प्रतिशत वाट आवर इफिशियंसी विसर्जित धारा गुणा समय अपान आवेशित धारा गुणा समय बराबर विसर्जित वाट आवर अपान आवेशित वाट आवर इंटू 100। ठीक है, या फिर विसर्जित शक्ति इंटू समय, ठीक है, पावर के लिए, इंटू अपॉन आवेशित शक्ति इंटू समय। इस प्रकार से हम वाट आवर इफिशियंसी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा। अगर इसे हम निकालें तो परसेंटेज वाट आवर इफिशियंसी इक्वल्स टू, हमारे पास पहले क्या था, ये आ जाएगा VD, ठीक है, इंटू ID इंटू TD अपॉन VC इंटू IC इंटू TC। ठीक है, और ये इफिशियंसी 72 से 80% के आसपास होती है। ठीक है, अब चूंकि ID इंटू TD अपॉन IC इंटू TC ये एम्पियर आवर इफिशियंसी में भी तो था, तो इनकी जगह हम एम्पियर आवर इफिशियंसी कर सकते हैं। तो परसेंटेज वाट आवर इफिशियंसी इक्वल्स टू हो जाएगा VD अपॉन BC इंटू एम्पियर आवर इफिशियंसी। इसे कहते हैं इफिशियंसी रिलेशन फार्मूला। ठीक है, यानी दक्षता संबंधन सूत्र। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चूंकि बैटरी की जो औसत आवेशित वोल्टता की अपेक्षा औसत विसर्जित वोल्टता का मान कम रहता है, यानी आवेशन में वोल्टेज ज़्यादा आता है पर विसर्जन में कम प्राप्त हो पाता है, इसलिए बैटरी की जो एम्पियर आवर इफिशियंसी है वो वाट आवर दक्षता की अपेक्षा कम होती है, जैसा कि उक्त संबंध में दिखाया जा सकता है। क्योंकि VD की वैल्यू क्या होती है, कम होती है VC की अपेक्षा, यानी जब हम चार्ज करते हैं उस समय वोल्टेज ज़्यादा होती है और डिस्चार्जिंग के दौरान चार्जिंग वोल्टेज हमारी कम होगी, तो VD अपॉन BC कम होगी। इसीलिए जो वाट आवर इफिशियंसी है ये वैल्यू वाट आवर इफिशियंसी कम हो जाएगी और एम्पियर आवर इफिशियंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि एम्पियर आवर की वैल्यू तो ये है और इसमें हम अब ये VD अपॉन BC, VD कम है BC से, तो ये वैल्यू 1 से कम हो जाएगी ना, और किसी के साथ अगर 1 से कम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा जो एम्पियर आवर इफिशियंसी है ये वाट आवर इफिशियंसी की तुलना में ज़्यादा होगी। कौन सी, एम्पियर आवर इफिशियंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास ये कुछ है लेड एसिड बैटरी के अंतर्गत वोल्टेज की बात करें तो यहाँ से निकाले जा सकते हैं। यहाँ पर एक दो न्यूमेरिकल है, ज़रा देख लेते हैं जल्दी से। तो 10 एम्पियर पर विसर्जित होने वाली एक बैटरी की एम्पियर आवर दक्षता 90% है। 15 एम्पियर पर ये 8 आवर में आवेशित हो जाती है। ठीक है, 15 एम्पियर पर ये 8 आवर में आवेशित होती है। ऊपर बताए गए विसर्जन की दर पर यह कितने घंटों में विसर्जित होगी। बहुत अच्छा सवाल है, आसानी से किया जा सकता है। तो आपको पता है परसेंटेज एम्पियर आवर इक्वल्स टू ID इंटू TD अपॉन IC इंटू TC। ID क्या है, डिस्चार्ज करंट, और TD क्या है, डिस्चार्ज टाइम। IC क्या है, चार्ज करंट, और TC क्या है, चार्ज टाइम। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। परसेंटेज एम्पियर आवर कितना है 90%, तो यहाँ रख देंगे 0.9, या परसेंटेज में है तो सीधा 90 कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई करने पर, तो हो जाएगा 10 इंटू TD अपॉन 15 इंटू 8। तो यहाँ से TD हमें बड़े आसानी से 10.8 घंटे मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल फार्मूला है। इस फार्मूले पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, फिर से देख लीजिए फार्मूला क्या कहता है, परसेंटेज एम्पियर आवर इक्वल्स टू ID इंटू TD अपॉन IC इंटू TC, जहाँ ID क्या है डिस्चार्ज करंट, TD क्या है डिस्चार्ज होने में लगा टाइम, IC क्या है चार्ज करंट, और TC क्या है चार्ज होने में लगा टाइम। अब यहाँ सारी वैल्यू दी हुई है। 10 एम्पियर पर विसर्जित होने वाली एक बैटरी, यानी जो डिस्चार्ज करंट है कितनी है 10 एम्पियर। ठीक है, इसकी एम्पियर आवर दक्षता 90% है, यहाँ 90 लिख लेंगे। 15 एम्पियर पर ये 8 घंटे में आवेशित होती है, यानी जो IC है वो 15 और TC है वो 8, TD पूछ रहे हैं।
फार्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर प्राप्त करो। बहुत आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। कहते हैं एक संचायक सेल 36 एम्पियर की दर से 8 घंटे में संपूर्णतः आवेशित हो जाती है और उसकी औसत आवेशन वोल्टता 2.1 वोल्ट रहती है। यह सेल 1.8 वोल्ट औसत वोल्टता पर 22 एम्पियर की दर से 10 घंटे में अनावेशित हो जाती है। सेल की एम्पियर आवर तथा वाट आवर दक्षता निकालिए। दोनों फार्मूले आपको पता है। एम्पियर आवर दक्षता बराबर क्या आ जाएगी, टी डी इंटू आई डी इंटू टी डी अपॉन आई सी इंटू टी सी। अब टी डी क्या आ जाएगा, सॉरी आई सी क्या है, तो 36 एम्पियर ये आई सी हो जाएगा और टी सी हो जाएगा 8 घंटे, क्योंकि लिखा है 36 एम्पियर की दर से 8 घंटे में। ये देखो जरा, 36 एम्पियर की दर से 8 घंटे में पूर्णतः आवेशित हो जाती है। तो आई सी आ जाएगा 36 और टी सी आ जाएगा 8। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा बी सी आ जाएगा, कहते हैं और उसकी औसत आवेशन वोल्टता 2.1 वोल्ट है, तो ये आ जाएगा वी सी। इसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, ये सेल 1.8 वोल्ट औसत वोल्टता पर, यानी इसकी जो वी डी है ये 1.8 है और 22 एम्पियर की दर, यानी जो आई डी है ये 22 एम्पियर है और 10 घंटे में अनावेशित होती है, यानी जो टी डी है वो 10 घंटा है। तो इन दोनों सारी वैल्यूज दी हुई हैं, दोनों फार्मूले दिए हुए हैं। फार्मूले में वैल्यू को पुट करिए और आंसर प्राप्त कीजिए। एम्पियर आवर के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, एन नीटा एच इक्वल्स टू आई डी टी डी अपॉन आई सी टी सी इंटू 100। यहाँ से वैल्यू हमारे पास 76.588% आ रही है। नेक्स्ट है नीटा एच एच सॉरी डब्ल्यू एच इक्वल्स टू वी डी आई डी टी डी अपॉन वी सी आई सी टी सी, सारी वैल्यू दी हैं। वैल्यू पुट करिए, आंसर पाइए 65.476%। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सवाल हैं, ध्यान से क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, एक लाइन में आएंगे। ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, बैटरियों को आवेशित करने के तरीके क्या हैं। तो ज़रा ध्यान दें, भिन्न भिन्न घटकों के आधार पर बैटरी आवेशन की विधियां हमारे पास निम्नलिखित हैं। पहला है विद्युत सोर्स के आधार पर, यानी जो हमारी करंट सोर्स है उसके आधार पर। तो इसमें 2-3 हैं, जैसे दिष्ट धारा, यानी जो हमारी डायरेक्ट करंट है। दूसरा है घूर्णी परिवर्तित धारा या घूर्णी परिवर्तित धारा, क्या कहेंगे इसे, आप लोग देख लेना। उसके बाद है न्यून वोल्टता मोटर जनित्र। ठीक है, और लास्ट है दिष्टकारी विधि। ठीक है, तो विद्युत सोर्स के आधार पर हमारे पास दिष्ट धारा प्रदायी विधि यानी डीसी सप्लाई मेथड। दूसरा है न्यून वोल्टता मोटर जनित्र समुच्चय विधि, जिसे लो वोल्टेज मोटर जनरेटर कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो घूर्णी कहा जाता है, हाँ, घूर्णी परिवर्तित विधि, तो इसे कह देंगे रोटरी कन्वेंटर या कन्वर्टर मेथड। दूसरा है दिष्टकारी विधि अर्थात रेक्टिफायर मेथड। उसके बाद है दूसरा धारा नियंत्रक के आधार पर, तो इसमें है स्थिर धारा विधि और स्थिर वोल्टता विधि। उसके बाद है स्थिति के आधार पर, तो इसमें है द्रुत आवेशकारी विधि यानी शीघ्रता से हो जाने वाला। दूसरा मंदन आवेशकारी विधि, धीरे धीरे होने वाला, और समकारी आवेश विधि। इसके अलावा अभिवर्धन आवेशकारी विधि और सतत स्थापन आवेशकारी विधि। ये विधियाँ इसमें मेंशन्ड की हुई हैं, बहुत आसानी से, बहुत सिंपल मेथड है, इसे हम देख सकते हैं। ठीक है, एक एक करके जल्दी से इन मेथड्स को देखते हैं कि बेसिकली होती क्या है। तो सबसे पहला है हमारे पास इलेक्ट्रिक सोर्स के आधार पर। तो बैटरी के आवेशन के लिए दिष्ट धारा प्रदान की आवश्यकता होती है, यानी इसमें हम डीसी करंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, यदि उस स्थान पर दिष्ट धारा प्रदायी उपलब्ध नहीं है तो एसी को डीसी में पहले परिवर्तित किया जाएगा, उसके बाद बैटरी को आवेशित किया जाएगा। ठीक है, अगर डीसी करंट अवेलेबल नहीं है तो एसी को पहले डीसी में परिवर्तित किया जाएगा, फिर बैटरी को आवेशित किया जाएगा। इस आधार पर बैटरी आवेशन की निम्न 4 विधियाँ हो जाती हैं। सामान्य दिष्ट धारा विधि, दूसरा है न्यून वोल्टता मोटर जनरेटर विधि, घूर्णी विधि और दिष्टकारी विधि। ठीक है, उसके बाद धारा नियंत्रक की बात करें तो इसमें 2 है,
स्थिर धारा आविष्कारी विधि, यानी इसमें करंट की वैल्यू कांस्टेंट होगी, और दूसरा है स्थिर वोल्टता विधि, इसमें हमारी जो वोल्टेज की वैल्यू है वो कांस्टेंट चलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी आवेषण की अलग अलग विधियां हैं। फिर है द्रुत आवेषण, यानी इसमें जो आवेषण है वो बहुत फास्ट रेट से होगा, यानी द्रुत आवेषण का तात्पर्य आवेशकारी धारा की उच्च दर से है, यानी बहुत फास्ट रेट से करंट डिलीवरी होगी, जिसकी वजह से बैटरी का आवेषण बहुत शीघ्रता से हो जाता है। फिर यह वर्धन आवेषण, इस विधि का प्रयोग वाहनों जैसे भारी वाहनों जैसे ट्रक, बस इत्यादि या रेलगाड़ियों में प्रयुक्त बैटरियों को आवेषण करने पर लगा दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा है मंदन आवेषण, ये विधि उपरोक्त वर्णित प्रथम विधि के विपरीत है। इस विधि में बैटरी को आवेशित करते समय आवेशकारी धारा का मान न्यून रखते हैं। ठीक है, यानी इस मेथड में जो हमारी करंट है जो आवेशित कर रही है, रिचार्ज कर रही है, उसकी वैल्यू को कम कर देते हैं। ठीक है, फिर है समकारी या तुल्यकारी आवेषण, तो कहते हैं इस प्रकार के आवेषण में आवेशित हो जाने के पश्चात भी उनके विभिन्न सेल निश्चित समान वोल्टता तक आवेशित नहीं हो पाते, इसलिए बैटरी के इन सभी सेलों को एक समान वोल्टता तक आवेशित करने के लिए बैटरी को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि 3 घंटे तक बैटरी की वोल्टता तथा विद्युत अपघट्य विशिष्ट गुरुत्व पर स्थिर प्राप्त हो सकें, यानी वो एक स्टेबल कंडीशन में आ सकें। ठीक है, अब हमारे पास कुछ पर्टिकुलेशंस हैं, ठीक है, या प्रिकॉशंस हैं, जिनकी सहायता से चार्जिंग करते समय सेल को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि बैटरी सेल, विद्युत सेल या बैटरी को चार्ज करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, आवेशित करते समय सेल या बैटरी का तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं रखना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 44 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। हालांकि गर्मी के महीने में राजस्थान इत्यादि में वैसे भी टेम्परेचर 45-47 से ऊपर जाता है। सेल या बैटरी का जो धनात्मक ध्रुव आवेशक है चार्जर के धनात्मक ध्रुव से तथा ऋणात्मक ध्रुव को ऋणात्मक ध्रुव से अटैच करना चाहिए। ठीक है, यानी बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको जो चार्जर है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको नेगेटिव टर्मिनल से, यानी क्रॉस चार्जिंग नहीं करनी चाहिए। उसके बाद वेंट प्लग को खुली अवस्था में रखना चाहिए जो बैटरी में लगे होते हैं। सभी जो संबंधन हैं यानी जो जॉइंट्स हैं वो टाइट होने चाहिए। ठीक है, और सही रूप में होनी चाहिए। बैटरी रूप में हवा का आदान प्रदान होना चाहिए ताकि जो गैसें हैं वो निकल सकें। ठीक है, और समय समय पर विद्युत अपघट्य का विशिष्ट घनत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते रहना चाहिए तथा इसकी वोल्टता का निरीक्षण करता रहना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें बैटरी के आवेशन के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये चार्जिंग मेथड ऑफ लेड एसिड बैटरी का है। हालांकि ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, इसलिए हम यहाँ इसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसे छोड़ रहे हैं। तो जो मेन पॉइंट्स थे कि आवेषण के कितने प्रकार हैं या किन किन आधारों पर आवेषण को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो मुख्यतः 3 प्रकार था। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स, ठीक है। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ करंट कंट्रोलर यानी धारा नियंत्रक के आधार पर, और तीसरा था ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशंस, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 सिचुएशंस के आधार पर बैटरी का आवेषण हमने किया है और इसका क्लासिफिकेशन देखा है, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक, इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच।